अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है 1429 बिज़नेस मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका स्प्रिंग जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 2024, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बना रहा हूँ इसका, ताकि आप सबको आसानी हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आप सबका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विल बी एडमिटेड इज़ 0.5, यानी हमारे पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। ठीक है, यानी हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन जो है, यानी पायलट का मतलब है ऐसा प्रोजेक्ट जो टेस्ट के लिए स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.5 है, ये गिवन है। तो इफ़ 3 एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, हमने 3 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट कर लेना रैंडम, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यानी अब हमें 3 केस अलग अलग डिफाइन करने हैं। तो इसका जो केस नंबर 1 है, जिसमें है ऑल 3 विल बी एडमिटेड, यानी तीनों को एडमिशन मिल जाता है या वो तीनों के तीनों एडमिशन ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, अगर तीनों एडमिशन ले लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी जो तीनों के लिए होगी P। अब हमारे पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी वो 0.5 है, तो उसका जस्ट क्यूब कर लें, यानी 3। तो इसका मतलब है 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगी 0.125। ठीक है, ये इसका केस नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका केस नंबर 2 है, नन विल बी एडमिटेड, यानी कोई भी एडमिशन नहीं होता, तो भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम केस ही रहेगा इसका भी, दोनों में प्रोबेबिलिटी के आंसर सेम रहेंगे, सिर्फ उसकी टेक्निक चेंज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की, कि टोटल जो 100% प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, और जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। ठीक है, तो पावर उसकी क्यूब रहेगी, क्योंकि हमारे पास है 3 एप्लीकेशंस। तो आप इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे तो 0.125 ही इसका रिजल्ट रहेगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास एक कैंडिडेट है, सिर्फ ओनली 1 विल बी एडमिटेड। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, देखें 3 हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट आता है तो 0.5 की पावर 1 हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग 2 हैं तो 0.5 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब इस केस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 0.375। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, जिसमें हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 किंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपको पता है कि ये जो ताश के टोटल कार्ड्स होते हैं, इनकी कार्ड्स की जो टोटल तादाद होती है 52, यानी जो टोटल कार्ड्स हैं वो हमारे पास होते हैं 52, और जो किंग्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, यानी 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो उन सब में एक एक किंग होता है, तो किंग्स की तादाद होती है 4। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी, यानी P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, यानी अगर जो पहला किंग आप जब चूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर है 52 में से चूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/52। लेकिन इसको कहते हैं हम पॉसिबिलिटीज़, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज़ या आउटकम्स इसको कह लें। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ आपको, आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबिलिटीज़, यानी जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें आप। इसमें आउटकम्स क्या हैं हमारे पास, जो टोटल आउटकम्स आ सकती हैं, क्योंकि 4 किंग हैं तो 4 डिवाइडेड बाय जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, यानी वो 52 कार्ड्स हैं,
तो ये 52, ठीक है, ये पहले का आंसर आ जाएगा। अब जब आप सेकंड के लिए यही काम करेंगे, यानी P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, तो जब आप सेकंड किंग के लिए ये काम करते हैं तो अब आपके पास 3 किंग्स बचते हैं, क्योंकि एक आप सिलेक्ट कर चुके हैं, तो ये आपके पास एक कार्ड भी कम हो जाएगा, यानी 3 यहाँ से रह जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे 51 कार्ड, ठीक है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट के लिए आ जाएंगे कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड किंग, तो दोनों में से रैंडमली एक एक कम करते जाइए, तो यहाँ आपके पास 2 हो जाएगा और नीचे कार्ड्स की तादाद आपके पास 50 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन तीनों, हमें क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, यानी पॉसिबिलिटी लिटीज ऑफ 3 किंग्स, यानी जो तीनों किंग्स हैं उनकी जो टोटल पॉसिबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी वो 4/52 थी, सेकंड 3/51 है और फिर 2/50 है, ठीक है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम आपके पास आंसर आ रहा होगा, ये 4 3 12, 12 2 24, और नीचे जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपके पास 132600। इस फ्रैक्शन को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ रहा होगा 1/5525, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द फायर चीफ जो है फॉर अ स्मॉल वॉलेंटियर फायर डिपार्टमेंट का, उसने 360 डेज का एक डाटा एनालिसिस जो है वो दिया है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ फॉल्स अलार्म है, यानी जो गलत अलार्म बजाए जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। असल की चीज़ है आपके पास, जो आपको बताना है वो यहाँ से आप देखें कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस स्टडी, तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो यानी यहाँ सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ बतानी है अकॉर्डिंग टू द टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। टोटल डेज याद रखेंगे 360 टोटल डेज हैं, ठीक है। यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास है, जिसको हम गिवन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि उसने 360 डेज के अकॉर्डिंग ये टेबल तैयार कर लिया है, ठीक है, वो है 360। अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है वो कैसे स्टार्ट हो जाएगी, देखें 75 है डिवाइड बाय 360, 80 डिवाइड बाय 360, 77, हर किसी को आपने 360 से सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तैयार हो जाएगी। अब उसमें आप बताएंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी को किसके लिए है, ज़ीरो अलार्म के लिए, P ऑफ ज़ीरो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 75 डिवाइडेड बाय 360। बस ये आपको काम करना है, इसमें कोई आपको लंबी चौड़ी सोल्यूशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी एक 1 के लिए कितने फॉल्स अलार्म थे आपके पास, 80 डिवाइड बाय 360, ठीक है। सिमिलरली अब इसी तरह सब चलते चले जाएंगे हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के लिए हम आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 ओवर 360, यानी इसमें हमेशा आउटकम्स आएंगी ऊपर और टोटल पॉसिबिलिटीज़ आएंगी नीचे। बस ये प्रोबेबिलिटी के लिए टेक्निक याद रखें। अब थर्ड के लिए हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 360। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 4 के लिए P ऑफ 4 इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 360। फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज़। अब फिफ्थ वन आ जाएगा P ऑफ 5 आ जाएगा, वो आ जाएगा 24
डिवाइड बाय 360, ठीक है। और इसके बाद 6 पे आ जाएगा हमारे पास P ऑफ 6 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 360। और उसके बाद 7 पे आ जाएगा पॉसिबिलिटी फॉर 7 के लिए 16 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। हमारे पास इसका पार्ट बी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट बी। अ फेयर डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो हमारे पास x है वो नंबर ऑफ टाइम्स है, इस वक्त वो 5 टाइम्स है। द फेस 3 टर्न्स अप, यानी कि जो 3 है वो ऊपर आ रहा है बार बार। अब ये लिडो खेलते हुए आपने देखा होगा कि जब हम डाइस को चलते हैं तो उसमें हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी 1 से लेकर 6 आ सकता है। तो आप फेयर डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को आपने 5 दफ़ा रोल किया, 5 दफ़ा उसको चला, और उसमें जो फेस 3 है वो टर्न्स अप आए, कितनी दफ़ा आ रहा है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो इसका सिर्फ एक फार्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। इसको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, इसमें जस्ट एक फार्मूला है, उसको आप इस तरह मेंशन करेंगे कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी आपको 3 मिले हर वक्त, ठीक है, या उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ 3 ऑन अ सिंगल रोल, यानी जो एक अगर आपके पास सिर्फ डाइस होता और उसको आपने एक ही दफ़ा फेंकना होता, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो होती है विच इज़ 1/6, यानी एक दफ़ा डाइस फेंकते तो हर नंबर के आने का चांस था, यानी कभी 1 आता, कभी 2 आता, कभी 3 आता, लेकिन एक उसकी जो चांस है 1/6 है, ठीक है। यानी 6 में से कोई एक नंबर है, कभी ऊपर 2 आता, कभी 3 आता, कभी 4 आता, उसे हम कहते हैं 1/6। ये इसका पहला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद भी रखना है। फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x की हमें निकालनी है, x रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू k, यानी हम अगर फ़र्ज़ करें 5 दफ़ा ना करें, वहाँ 4 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, तो हम सिर्फ यहाँ फार्मूला डिज़ाइन करेंगे इक्वल टू, यानी आपने इस वक्त 5 चूज़ किया हुआ है, क्योंकि 5 जो है वो हमने उसकी वैल्यू चूज़ की हुई है k की, ठीक है। ये हम फार्मूला इसका डिज़ाइन करने लगे, तो इसका जो हमारे पास अब फार्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x सच दैट p x इक्वल टू k है। नाउ इक्वल टू, यानी जो एक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है, उसकी पावर है k। अब अगर k चेंज करेंगे 5 से, कभी 4 कभी 3, तो वो वैल्यू चेंज होती रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 5/6, और हमारे पास यहाँ पावर आ जाएगी 5 माइनस k, ठीक है। और यहाँ हमने बता दिया कि 4k की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 1 2 3 4 या 5 कुछ भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है जो आपने इसमें यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना है फार्मूले को, तो यहाँ बस आप उसको मल्टीप्लाई बाय 5, ये अब हमारा मेन जो आपके नंबर हैं वो इस फार्मूले के ऊपर नंबर मिलेंगे जो आपने फार्मूला डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व द
इक्वेशंस, ठीक है। अब गिवन इक्वेशंस आपके पास, जैसे पहली इक्वेशन है इसकी पार्ट नंबर 1 है 8x माइनस 6 इक्वल टू 5x प्लस 3। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर दें, यानी 5x को इस तरफ शिफ्ट कर दें। तो 8x माइनस 5x, 3 एज इट इज़ है, 6 को वहाँ शिफ्ट कर दें प्लस 6। तो 8 माइनस 5 3x और 6 प्लस 3 9। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी यहाँ आके 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, तो x इक्वल टू 3 आपके पास इसका आंसर आ गया। इस आंसर को आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं ऐसे 3, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 है इसका 4z स्क्वायर प्लस 18z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये गिवन इक्वेशन जो है, देखें इसमें z स्क्वायर है, तो ये अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ a b c की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, z स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो a है, z के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो b है, और ये कांस्टेंट जो है वो c है, ठीक है। यानी a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 18 और c इक्वल टू माइनस 10। अब ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में सब्सिट्यूट कीजिए, ठीक है। माइनस b है आपके पास 18 प्लस माइनस 18 स्क्वायर 4 a आपके पास 4 है, c आपके पास माइनस 10 है, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 4। आपने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो माइनस 18 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, तो 18 का जो स्क्वायर है, यानी पहले आप 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 18, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो 4 4 ज़ा 16 और 16 10 ज़ा 160। तो जो टोटल सम अप इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 484, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे 484 का स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा 22 ओवर 8। यहाँ आप z की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अलग अलग, इसे कहते हैं आइदर z इक्वल टू माइनस 18 प्लस 22 अपॉन 8, ये एक आंसर आ जाएगा, और z इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 22 अपॉन 8, ये दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 22 माइनस 18 जो है ये क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8, तो 4 1 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ z का एक आंसर आ जाएगा 1/2। और इसी तरह जो है आपके पास दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा माइनस 18 और 22 माइनस का 40 और 40 डिवाइड बाई 8, तो 8 5 ज़ा 40, तो z इक्वल टू माइनस 5। तो z के आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया 1/2 और एक आ गया -5, ठीक है। ये आपने इक्वेशन दूसरी भी सॉल्व कर ली। अब इसके बाद एक थर्ड पार्ट है आपके पास इसका, वो है आपके पास s स्क्वायर प्लस s अपॉन 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो देखें पहले आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए, यानी एलसीएम ले लें, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इंटू एस स्क्वायर 4s स्क्वायर, 4 डिनोमिनेटर सेम है तो s और यहाँ 3, तो ये आपके पास ये 4 मल्टीप्लाई होकर 0 ख़त्म हो जाएगा, 4s स्क्वायर प्लस s प्लस 3,
इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को भी आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम इसको भी कि एस स्क्वायर के साथ आपके पास ए है और यहाँ कुछ नंबर नहीं है, तो यानी 1 है बी और सी है 3, यानी ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू 3 है। तो आप सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आपने यूज़ किया है, सेम फार्मूला यूज़ करें। अब s की वैल्यूज़ आ जाएंगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पहले हम b की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू आ गई 4। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो, अच्छा इसमें एक मिस्टेक ये हो गई कि ये जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो जब ये माइनस साइन है, इसी तरह ये वाला साइन भी माइनस है, ठीक है, और ये वाला साइन भी आपके पास माइनस है, ठीक है, तो माइनस साइन है। अब आप इसमें जब ये हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 48 प्लस 1 हो जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो यहाँ 7, जब आप 7 पुट करेंगे यानी 49 का अंडर रूट 7 आ गया डिवाइड बाई 8। फिर सेम केस आइदर s इक्वल टू -1 प्लस 7 अपॉन 8, ये एक सोल्यूशन हो सकता है, और -1 माइनस 7 अपॉन 8 ये दूसरा सोल्यूशन हो सकता है। तो 7 माइनस 1 हो गया 6 अपॉन 8, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो s का एक आंसर आ गया 3 अपॉन 4। और यहाँ -8 अपॉन 8, तो कैंसिलेशन के बाद एक आंसर आ गया -1। तो s के दो सोल्यूशन आपके पास बन गए, एक -1 और एक 3 अपॉन 4। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास इसका जो है वो एक और पार्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसमें वो कहता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो दोनों एंड पॉइंट हमारे पास, एक एंड पॉइंट गिवन है C यानी 2,4 और एक गिवन है D यानी 4,8, ठीक है। तो पहले एंड पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट होता है x2, y2। तो यहाँ यूज़ होता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब d जो है वो यहाँ आप CD भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि CD की लेंथ आ रही है। x2 आपके पास है 4 और x1 है आपके पास 2 का स्क्वायर, और y2 है आपके पास 8 और y1 है आपके पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 माइनस 2 क्या रह जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया अंडर रूट 20 यूनिट, यानी यूनिट इसका कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। और 20 का अगर आप रूट निकाल लें तो इसका रूट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 2√5 यूनिट, ठीक है। तो आप किसी भी पैटर्न पर आंसर को लिख सकते हैं। अब हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ किसे कहा जाता है?
जिसमें आपके पास या तो लेस देन का सिंबल यूज़ होता है या ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ होता है या इक्वल, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर जो है वो -22, यानी एक्स स्क्वायर जो है, इसको मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा चेक भी कर लूँ कि ये क्वेश्चन हमारे पास 4 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास, उसकी इनइक्वालिटीज़ को ज़रा चेक कर लूँ ताकि आपको सही सॉल्यूशन इसका मिल जाए। देखिए ये 2 इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। ये पहली इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करते हैं हम पहले, यानी ये इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है। पार्ट ए जो है मॉड एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है। तो इस इनइक्वालिटी में जब ये मॉडुलस का जो स्ट्रेट लाइनें लगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि वी हैव, ये आपके पास ना सॉल्यूशन इसका अमूमन गलत भी बता दिया जाता है, वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़। तो मैं आपको राइट वे इसका समझा रहा हूँ, यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू को 2 के इक्वल लिखूं, और एक है एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिखूं, ठीक है। यानी ये 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये -2 को आप ट्रांसफ़र कर दें इक्वल के उस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 4। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS यानी बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऐसे लिया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, x ग्रेटर देन, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 आता है +-2, ये आपके पास एक आंसर बन गया, ठीक है। सेम आपके पास यहाँ पर होगा, -2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो वो -2 + 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 क्योंकि 0 होता है, तो यहाँ आपके पास फर्दर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो यानी x स्क्वायर रूट भी लूँगा तो 0 ही रहेगा, तो ये इसका पार्ट ए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसका जो पार्ट बी है वो आपके पास है 16t - 15, तो ये आपने देख लेना है कि सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक हो, वरना आपके असाइनमेंट के नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे नंबर। 6t - 15 पे भी देखें मॉड लगा हुआ है, इनइक्वालिटी तो है लेकिन मॉडुलस के साथ है, तो सेम आपके पास यहाँ बनेगा, वी हैव 2 सॉल्यूशंस, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं या 2 सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है। तो एक है इसका कि 6t - 15 लेस देन इक्वल टू -6 एंड 6t - 15 लेस देन इक्वल टू +6, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। 6t 15 को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो -6 + 15, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 15 - 6 9। अब आप 6 को डिवाइड में भेज देंगे, तो 9 / 6, तो 3 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 3/2, एक ये आंसर आ गया। सेम यहाँ पर 6t लेस देन इक्वल टू, और ये +15 हो जाएगा वहाँ शिफ्ट होके, तो 6t लेस देन इक्वल टू 15 + 6 21, अब 6 को डिवाइड में भेज दें, तो 21 / 6, तो यहाँ भी 3 के टेबल से 3 7 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो 7/2, ये आपके पास इसके
क्वेश्चन के आंसर्स बन गए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लास्ट है इसका पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। अब देखें 5 भी मैं आपको ज़रा क्वेश्चन के साथ समझा दूं। देखिए यहाँ हमारे पास ये बनता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, दैट हैज द इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज एंड स्केच द लाइन पासिंग थ्रू -5,4 और एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी आपके पास एक लाइन है जिसको अब इस क्वेश्चन को देखें, इसका राइट सॉल्यूशन क्या बनेगा जो स्केच के साथ आपको समझ आए। यानी अगर आपके पास एक लाइन है जो -5,4 से पास होती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो गिवन लाइन आपके पास मौजूद है जिसके वो परपेंडिकुलर है। अब आपने और फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो अच्छी तरह आपको समझने हैं। अगर मैं एक रफ स्केच आपको बना दूं पहले, तो इसका रफ स्केच एक तैयार कर देते हैं। वो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है, और 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 और -4, ये हमने बना लिया इसका एक ग्राफ। अब वो कहता है देखें -5,4 ये जो पॉइंट है, -5,4 का मतलब है ये वैल्यू x की होती हैं और ये वैल्यूज y की होती हैं। तो -5 और ये 4, यानी कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, यानी वो लाइन हो सकता है कि इस तरह इस पॉइंट से यूं गुजर रही हो, -5,4 यहाँ से गुजर रही है वो लाइन, ये लाइन गुजरती है और फर्दर कहीं जाकर वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो दूसरी लाइन दे रहा है 2y = x + 1 के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। अब इस बात को आप देखें, जो गिवन लाइन आपके पास है, गिवन लाइन उसको आप लिखें, वो लाइन क्या है, 2y = x + 1। इसको अरेंज कर लें, यानी ये y की टर्म भी उस तरफ शिफ्ट कर लें, तो x - 2y + 1 = 0, ये लाइन अरेंज हो गई। अब इसमें इसका स्लोप फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसका आएगा स्लोप, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 2 है, तो यानी स्लोप क्या बन गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 और कोफिशिएंट ऑफ y है 2, तो स्लोप आ गया -1/2। इसको आप m1 का नाम दे दें कि ये m1 स्लोप है। अच्छा, जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर होगी तो उसका स्लोप कैसे आएगा, उसके लिए फार्मूला याद कर लें, m1 × m2 = -1 होता है। तो m1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है -1/2 × m2। तो अब ये दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा जो रिक्वायर्ड लाइन है। अब देखिए ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 × m2 -m2, 2 × -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 आ गया 2। अब आखिरी फाइनल स्टेप, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, इसको फार्मूले का नाम होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी जिस फॉर्म से आप एक फार्मूला निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, वो है y - y1 m2, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ये रहा, x - x1
तो जो वो पासिंग पॉइंट शुरू में दिया हुआ था -5,4 वो x1 और y1 दिया हुआ था। अब यहाँ पुट कर दें बस y माइनस y1, y1 आपके पास है 4, m2 आपने निकाला है 2, x माइनस x1 है माइनस का 5। बस ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो यहाँ इक्वेशन आपकी तैयार है। ये 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, y माइनस 4, 2x प्लस 10। अब सारी टर्म्स को इक्वल के उधर शिफ्ट करें ताकि इक्वेशन अरेंज हो जाए। 2x प्लस 10 लिखा हुआ है, माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस y 10 प्लस 4 होता है 14। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन तैयार हो गई। ये मैंने पूरे स्टेप्स के साथ आपको चीज़ समझा दी है। असाइनमेंट 1 आपका कंप्लीट है, असाइनमेंट 2 मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली अपने असाइनमेंट्स बनाएं ताकि